के भीषण ठंड के बीच तिब्बत से लेकर नेपाल और भारत तक धरती आज डोली है। सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं लोगों ने, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए, बाकायदा डर गए। इतनी तेज झटके थे। भारत में भी बिहार से लेकर दिल्ली एनसीआर तक ये झटके महसूस हुए। वक्त भारत में झटके जब आए 6:35 का था और सबसे जोरदार झटके जो महसूस किए गए, जो इसका केंद्र था, वो तिब्बत था। तिब्बत में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। ये खबर सामने आ रही है। एक के बाद एक 5 झटके आए हैं तिब्बत में। सुबह तकरीबन 6:35 पर यह भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 और उसके बाद वो जो आफ्टर शॉक्स कहा जाता है, लगातार ये झटके महसूस किए जाते रहे। धरती हिलती रही। 5 झटके आए हैं कुल भूकंप से तिब्बत में। 53 लोगों की अब तक मौत हो गई। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भी कितनी ज्यादा तीव्रता और कितने तेज ये झटके महसूस किए गए, कैसे जमीन को ये हिला के रख गए, इमारतें तहस नहस कर गए। तस्वीरें सब कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं। तिब्बत इस भूकंप का केंद्र और 5 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें चीन, नेपाल, भारत, बांग्लादेश और भूटान। तो ये वो देश हैं जहां पर ये झटके महसूस हुए हैं। भारत की अगर बात की जाए तो फिर दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तक भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। हालांकि देश में फिलहाल किसी तरीके के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। केंद्र भूकंप का तिब्बत रहा और तिब्बत में सबसे ज्यादा नुकसान। 53 लोगों की अब तक मौत की खबर है। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। अभी तो देखिए, बिल्कुल ये शुरुआती जानकारियां हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं और आगे नुकसान और बढ़ सकता है। जानमाल का जबरदस्त नुकसान ये तिब्बत में हुआ है। तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। नेपाल में भी भूकंप के झटकों ने लोगों को हिला दिया है। पहले साल की शुरुआत में झटकों का ये असर ऊपरी इलाकों से लेकर काठमांडू तक नेपाल में इस नए साल में ये भूकंप के झटकों का असर देखा गया। देखिए किस तरीके से सब कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, और उससे आप समझ सकते हैं कितनी तीव्रता इन झटकों की रही होगी, जिसकी वजह से धरती डोल गई। म त सुतिरहेको थिएँ अनि खाट भूकम्प आएछ भनेर बच्चालाई चिच्चाएर कराएर तल आइ डराले। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे काठमांडू से। हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र केएम इस वक्त मौजूद हैं और जरा वीरेंद्र से ही जानते हैं, जहां केंद्र बताया जा रहा है इसका तिब्बत, वहां पर तो जबरदस्त नुकसान ये भूकंप अपने साथ लेकर आया है। जरा ओवरऑल जानकारी भी दीजिए और खासतौर से आप काठमांडू में मौजूद है, नेपाल में किस तरीके के नुकसान की खबरें सामने आ रही है वीरेंद्र? जी बिल्कुल रोवाना, ये तो सुबह सुबह की खबर थी नेपाल में भूकंप। और ये भूकंप ना कि नेपाल, ये तो खास करके तिब्बत से शुरुआत हुई थी, जो नेपाल का पूर्वी वाला इलाका है, जो कोशी प्रदेश अभी कहा जाता है। नेपाल में टोटल 7 प्रदेश है। 7 प्रदेश में कोशी प्रदेश, तो कोशी प्रदेश में पड़ता है सोलुखुम्बु जिला, और सोलुखुम्बु जिला में ही पड़ता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के उस पार तिब्बत एरिया शुरू हो जाती है और वो तिब्बत एरिया में भूकंप का एपिसेंटर कहा गया है। और हालांकि अभी खबरें तो आ ही रही है, 53 लोगों की मौत अभी तक में खबर आ गई है तिब्बत में ये भूकंप की वजह से। लेकिन नेपाल में इस टाइप का कोई मौत या कोई जानमाल का क्षति अभी तक नहीं आ पाई है। नेपाल के जो गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी किया है और विज्ञप्ति के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नेपाल में अभी तक कोई हाथाहाथी या कोई दुर्घटना या कोई किसी व्यक्ति का मौत की बात नहीं है नेपाल में इस भूकंप को लेके, और कोई बड़ा क्षति का भी बात नहीं है। लेकिन सुबह सुबह का जो भूकंप रहा, उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आया, तो इसको लेके नेपाल में लोग एक तरह से कहा जाए तो चौकन्ना तो रहा ही। लेकिन नेपाल में सबसे बड़ा भूकंप आया था आज से 10 साल पहले। उसके बाद जो है नेपाल में सब लोग को एक जो है आदत सी बन गई है, छोटा सा भूकंप आती है फिर चली जाती है, इस टाइप का हो गया है। और जो पुराने मकाने थी, तो सारा मकान तो उसी भूकंप में टूट गए थे, तो अभी सारा नया मकान बन गया है, तो इसलिए कोई ज्यादा क्षति का स्थिति नहीं है। और ओवरऑल कहा जाए तो तिब्बत में ये भूकंप आया और तिब्बत की वजह से, उसी भूकंप आफ्टर शॉक्स की वजह से नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये आसपास के जितने भी देश है जिसमें महसूस की गई। दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले दिल्ली में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जाने का मुद्दा, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने हैं। दोनों के बीच सियासी जंग जारी है
और इस सब के बीच इस विवाद में चुनाव अधिकारियों की अब एंट्री हो गई है। नई दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस बात की शिकायत की गई है। बाकायदा चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 2 सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह का नाम लिया गया है। उन पर दबाव लगाने का आरोप लगाया गया है। चिट्ठी में लिखा गया है, वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए जिनके आवेदन आए थे उनकी पर्सनल जानकारियां मांगी जा रही हैं। कि एक बहुत बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने का नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है। गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है, झूठी एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं और नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव को हेर फेर करने की साजिश हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आपने सुना और किस तरीके से सियासत दिल्ली में गरमाई हुई है। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लेना चाहिए जरा। ये नाम जुड़ता कैसे है, नाम कटता कैसे है। एक बीएलओ होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि हर बूथ पे वो सरकारी अपॉइंटी होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक बीएलए होता है। ये सारे बीएलए और बीएलओ बैठ करके तब जाके सूची तय होता है कि फाइनली नाम कटेगा कि नाम जुड़ेगा। हमारे बीएलए तो काम कर रहे थे, इनके बीएलए कहां थे। वोटर लिस्ट की शिकायत है ये क्या चुनावी तो पहले कर लेते ना। नहीं हो सकता है सही हो, तो मैंने कहा अब करने का क्या मतलब, क्या कटेंगे नाम, जुड़ेंगे नाम, थोड़ा बहुत हो सकता है। मेरा ये कि जो 2-3 महीने पहले आपको मेहनत करनी चाहिए थी वो आपने मेहनत क्यों नहीं की। आज यकायक आपको लग रहा है कि चुनाव हाथ से फिसलता जा रहा है, किसी कारण से हो, वोटर लिस्ट सही हो गलत हो। हमने इसलिए नहीं हल्ला किया, हम भी अपनी चेकिंग कर रहे हैं और जब हमारे पास गलत तो सही दिखता है तो हम अपने कार्यकर्ता ही हमको सचेत करते हैं। हम वो फॉर्म लेके कटवाने की या जुड़वाने के लेके इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद है, प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अनुराग ढांडा का रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं, ये आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह दबाव बना रहे हैं चुनाव अधिकारियों पर। अनुराग, देखिए, जो खुलेआम चिट्ठी लिख रहे हों उनको दबाव बनाने की क्या जरूरत है। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि गलत हो रही है कोई चीज, हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन का अगर नियम ना हो चुनाव आयोग का तो हमें बता दीजिए। अब वो फिजिकल वेरिफिकेशन ना करें और दबाव भी हम ही बना रहे हैं। बताइए, किसी को उसका काम करने के लिए कोई कहे तो कह रहे हैं जी दबाव बना रहे हैं। आप बताइए, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन अगर कह रहे हो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कि उन्होंने की है तो आप बता दीजिए। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 4% से ज्यादा वोट अगर ऐड हो रहे हैं और 2% से ज्यादा वोट अगर काटने के एप्लीकेशन आ रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य है, इलेक्शन कमीशन के नियम के हिसाब से अनिवार्य है। उसको फॉलो करवाने के लिए कहो तो कह रहे हैं जी मुझ पे दबाव बना रहे हैं। तो ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रदीप भंडारी, आइए। यहां पर आम आदमी पार्टी लगातार हेरफेर वोटर लिस्ट में बीजेपी के इशारे पर यही आरोप लगा रही है। आपके इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर सारा खेल हो रहा है। रोमाना जी, ये रहा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कल ट्वीट किया था ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो नेता डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से वोटर्स की प्राइवेट डिटेल मांग रहे हैं। प्राइवेट डिटेल मांगना इलेक्शन नियम के हिसाब से गैर कानूनी है। तो सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के इंस्ट्रक्शन पे राघव चड्ढा, संजय सिंह इलेक्शन ऑफिसर को इंटिमिडेट करने कुछ दिक्कत आ गई है, प्रयास क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, ऋषि जो है वो कई बार जाके इलेक्शन ऑफिसर से मिल दिल्ली की इलेक्शन ऑफिसर आतिशी जो है वो कई बार इलेक्शन ऑफिसर से मिलने का प्रयास कर रही है। क्यों वो मिलने का प्रयास कर रही है, ये सवाल उठता है। क्या वो उनको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रही है, इंटिमिडेट करने का प्रयास कर रही है? ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये ऑलरेडी इलेक्शन आयोग कह चुका है और ये ओपन चिट्ठी लिखी गई है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर न्यू दिल्ली द्वारा चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ दिल्ली को। तो सवाल यही है आज रुमाना जी कि ये लोग इस बात से घबराए हुए हैं कि दिल्ली के अंदर इनका फर्जी वोटर रैकेट नहीं चल रहा है और इसी कारण ये लोग अब इलेक्शन ऑफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धौंस देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इंटिमिडेट करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ है।
जल्दी से अनुराग ढांडा, गंभीर आरोप यहां पर लगा रहे हैं प्रदीप भंडारी आप पर। वोटर्स की प्राइवेट जानकारियां आपको क्यों चाहिए सर? देखिए, फर्जी वोट, पहली बात तो प्रदीप भंडारी भाई को जानकारी नहीं है, वोटर की कोई जानकारी नहीं मांगी। हमने ये कहा कि जो कंप्लेनेंट है, मान लीजिए संजय जी की वाइफ का कोई नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी किसी ने, अब उस पर एफआईआर तक भी करा रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि ये एप्लीकेशन फर्जी है। हम कह रहे हैं कि भाई ये जो हजार वोट कटवाने के आवेदन 10 लोग दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये बीजेपी के हैं या ये कौन लोग हैं जो 1000 लोगों के वोट, 10 लोगों को क्या तकलीफ है भाई उनसे कि इन 1000 लोगों के वोट कटवाओ? हम वो 10 लोगों जानना चाहते हैं कौन है। आप फिजिकली आप वेरिफिकेशन भी नहीं कर रहे हैं उन 1000 लोगों की, और 10 लोग जो कंप्लेनेंट है वो भी नहीं बता रहे हैं कि बीजेपी के हैं कि नहीं है। तो ऐसे तो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं फिर चुनाव में। चुनाव का हम पे आरोप लगाते अगर ये कि फर्जी वोट बनवा रहे हैं, वो तो तब होता ना जब हम एप्लीकेशन दे रहे होते वोट बनवाने या कटवाने की। 10,000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन इनके लेटर हेड पे बीजेपी के लोग दे रहे हैं, उसको वेरीफाई किया तो उसमें सारे लोग जिंदा पाए गए, वहीं पे पाए गए। तो फिर फर्जी कौन बनवा रहा है, फर्जी कौन कटवा रहा है? ये बीजेपी दरअसल जैसे इन्होंने प्रवेश वर्मा वाले काम में किया ना, हाँ। कि 1100 रुपए दे रहे हैं और अरे देंगे हम तो, ये तो लीगल है, दे सकते हैं, ऐसे ही कह रहे हैं वोट कटवाएंगे हम तो, ये तो सही है, हम ही सही है। चुनाव आयोग के अधिकारी इनकी मदद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आइए जल्दी से जवाब दीजिए। 4% एडिशन हुआ है वोटर्स के नाम का, लिस्ट में 2% नाम काट दिए गए हैं वोटर्स के, और सब वो कौन लोग हैं जो ये खेल करवा रहे हैं? अनुराग ढांडा को आपने सुना, प्रदीप भंडारी जी वो कह रहे हैं कि वोटर्स नहीं, हम तो इन शिकायतकर्ता कौन है ये, इनके बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। बीजेपी के लोग हैं क्या? जी पहली बार एबीपी न्यूज और सभी तमाम चैनलों ने रिपोर्ट किया है कैसे दिल्ली में वोटर लिस्ट पे 30-30, 40-40 लोगों के नाम है, पर वहां पे रहते सिर्फ 1 से 2 लोग हैं। तो आम आदमी पार्टी इस बात पे क्यों घबराई हुई है कि फर्जी वोटर हट रहे हैं? पॉइंट नंबर 2, अगर कोई भी वोटर एप्लीकेशन में नाम हटवाने की बात कर रहा है, अल्टीमेटली इलेक्शन ऑफिसर जो उसको नियम उसके हिसाब से संज्ञान लेगा और कार्रवाई करेगा। पर ये वोटर्स के प्राइवेट डिटेल क्यों ले रहे हैं? नहीं ले रहा ना, नहीं कर रहा ना, ऑफिसर को फोन क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रहा ना, बार-बार इलेक्शन ऑफिसर को फोन क्यों कर रहे हैं? आतिशी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से मिलना क्यों चाह रही है? इन सब अरे भाई जो बात आप कह रहे हैं, ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं। पेपर बैलेट से वोटिंग करवाते हैं पंजाब में, जिससे कि वोटर को अधिकारियों को इन्फ्लुएंस कर सके, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? और ये हम नहीं कह रहे। दूसरी बात, राघव चड्ढा और आतिशी के क्लेम्स में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोधाभास है। आतिशी कहती है कि तरुण कुमार चौटाला ने 106 वोट डिलीट एप्लीकेशन करी, वहीं राघव चड्ढा सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि तरुण कुमार चौटाला ने 108 डिलीट एप्लीकेशन करी। सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी कोई दूसरी बात बोल रही, राघव चड्ढा कोई दूसरी बात बोल रहे हैं। इससे साफ होता है कि दोनों की नीयत के अंदर खोट है। ये फर्जी वोटर रैकेट को पनपने के प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो इनकी काली करतूतों पर पर्दाफाश कर रहे हैं। अनुराग ढांडा आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और दीपक झा से जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं पहले। ये फर्जी वोटर लिस्ट, वोटर्स के नाम कटाने का, जोड़ने का खेल, जिसको लेकर ये आर पार छिड़ी हुई है यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है दीपक? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। अजय माकन जी ने कहा था कि हमारी जो भूल है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ गए। आम आदमी पार्टी अभी स्पष्ट तरीके से होगा कि भाजपा की ही बी टीम है। भाजपा और आरएसएस ने मिलकर इनको प्रायोजित किया रक्त बीज की तरह से। जैसे माँ दुर्गा का एक रक्त बीज नामक राक्षस का जब वध करते थे तो एक बूंद गिरता था तो हजारों राक्षस पैदा हो जाते। तो आम आदमी पार्टी कुछ उसी तरीके से है। तो एक बड़ा रक्त बीज कौन है? भाजपा। छोटा रक्त बीज कौन हुआ? आम आदमी पार्टी। तो दोनों का जो संघार है अब वो जनता करेगी। रोमाना जी, आपको जानना पड़ेगा 2 महीने पीछे महाराष्ट्र में हर विधानसभा में भाजपा ने 10-10 हजार वोटर की हेराफेरी किया है। तो बात बिल्कुल सही है कि भाजपा अपने दम पे चुनाव नहीं जीती। भाजपा ईवीएम के साथ जाती है, भाजपा लोगों वोटर लिस्ट का नाम हेर फेर करती है। तो बिल्कुल जग जाहिर है, क्योंकि अगर आज की डेट पे क्लीन तरीके से एकदम पाक साफ तरीके से चुनाव हो तो भाजपा में न 3 में बचेगी न 13 में बचेगी। आम आदमी तो गंगा में डुबकी लगाने लायक है नहीं, यमुना में डुबकी लगाएगी। ये लोग यमुना को साफ करने आए थे और प्रदीप भंडारी यहाँ बैठे तो गंगा को साफ करने आए थे। तो दोनों ही धोखेबाज। लेकिन बड़ा दिलचस्प है दीपक झा, बड़ा दिलचस्प है। आपने बड़ा रक्त बीज, छोटा रक्त बीज, यहाँ पर सबकी तुलनाएं तो कर दी, लेकिन कुल मिलाकर वो वोटर लिस्ट और फर्जी वोटर के मामले में आपने वही कहा जो आम आदमी पार्टी कह रही है। और इसी वजह से देखिए अनुराग ढांडा जी कितना मुस्कुरा रहे हैं। साथ नहीं अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ बीजेपी ऐसा ही करती है। फर्जी वोटर का खेल महाराष्ट्र में भी क्या? अनुराग जी, महाराष्ट्र, हाँ मैंने कह दिया महाराष्ट्र में। दीपक जी अब जरा अनुराग जी को सुन लेते हैं, फिर प्रदीप जी का रुख करेंगे। आइए अनुराग जी।
देखिए हरियाणा में, महाराष्ट्र में फर्जी वोटों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ हुआ, कांग्रेस हारी, लेकिन इनको फिर भी अकल नहीं आती। ये फिर भी इस लड़ाई को जमीन पे नहीं लड़ते जैसे हम लड़ रहे हैं। ये फिर भी वोटर लिस्ट चेक करके बीजेपी पे आरोप नहीं लगाते। ये अरविंद केजरीवाल को ही गलत बताएंगे। प्रदीप जी कह रहे हैं 106 या 108 वोट की बात की कही राघव चड्ढा जी ने, आतिशी जी ने। कंफ्यूजन दूर कर दीजिए ना, वो कंप्लेंट की कॉपी दे दीजिए कि किसने कितने वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। इसमें क्या छुपाना चाहते हैं? अगर एक व्यक्ति 100 लोगों के वोट कटवाना चाहता है तो जानने का अधिकार है कि नहीं कि कौन व्यक्ति कटवाना चाहता है? वो 100 लोग अपने आप को डिफेंड कहां करेंगे? वोटर बूथ पे जाके देखेंगे हमारा वोट कटा हुआ है। उनके वोट को बचाना भी हमारा कर्तव्य है, पॉलिटिकल पार्टीज का कर्तव्य। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आप लोगों के वोट कटवाना चाहते हैं जो वहां रहते हैं, आप क्यों नहीं बताते कौन कंप्लेनेंट है? उनको क्या छुपाना है? क्या है छुपाने के लिए? क्या साजिश है जिसको छुपा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते? ये फर्जी वोट है, ये हम कटवा रहे हैं, इस नाम से कटवा रहे हैं। बताओ प्रदीप जी जवाब। और कांग्रेस तो महाराष्ट्र तक ले गई बात को खींचकर। झूठ बोल रहे हैं और अनुराग डांडा संजय सिंह को बीट करने वाले हैं झूठ बोलने के कंपटीशन में, और सबके सब अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। संजय सिंह ने किस तरीके से झूठ बोला था, जिसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने अभी कुछ समय पहले एक्सपोज करा था, कहते हुए कि संजय सिंह की जितनी भी बातें वो निराधार है, बेसलेस है, इनएक्यूरेट है। साथ में कल ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नई दिल्ली ने बोला कि आम आदमी पार्टी के नेता वोटर के प्राइवेट डिटेल ले रहे हैं। एफआईआर ऑलरेडी सब दर्ज है। वोटर के प्राइवेट डिटेल लेने का अधिकार कैसे है इनको? ये वोटर के प्राइवेट डिटेल इसीलिए लेना चाहते हैं जिससे कि उसको फोन करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, आम आदमी पार्टी के गुंडे भेजेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फर्जी वोटर जो हम लोग ऐड कर रहे हैं उसके खिलाफ कंप्लेन करने की। ये लोग पूरी की तरीके से दिल्ली चुनाव हारने की कगार पे है। अब ये वोटर्स को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कल एक पत्र, ऑफिशियल पत्र लिखकर कराया। अनुराग डांडा, हरियाणा में सब सीटों में जमानत जब्त हो गई है। अब दिल्ली के अंदर चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करोगे, होने नहीं देंगे हम लोग। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से अनुराग डांडा का रुख करते हैं। अनुराग जी, अभी तक तो ईवीएम को लेकर आप लोग जो है, जो हारता था वो उस पर ठीकरा फोड़ता था अपनी हार का, है ना? अब मुझे लग रहा है कि ईवीएम की बात हुई पुरानी और अब नया ठीकरा फोड़ने के लिए जो लिस्ट आ गई है वो वोटर लिस्ट आ गई है। वोटर्स के नाम कटवा दिए जी, वोटर्स के नाम जुड़वा दिए। अभी ये नया आ गया है सर मार्केट के अंदर, नया वोटर का नाम वोटर लिस्ट से कटवाना जुड़वाना। मैं ये रोमाना जी आप पे और दर्शकों पे छोड़ता हूं। मैं क्या नाजायज बात कह रहा हूं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कोई 10,000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन देता है तो उस व्यक्ति को सार्वजनिक जानने का हक है कि नहीं कि कौन कटवा रहा है ये वोट। हम इतनी सी बात कह रहे हैं। हम वोटर की जानकारी क्यों लेंगे? 30-30 लाख महिलाएं हमारी स्कीम में रजिस्टर कर रही हैं। आप लोग जाकर उसको धमकाएंगे, वो यही तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं है, क्यों बताएं इनको? प्रदीप भंडारी ने यही तो कहा है। अच्छा, वो 10,000 वोट कोई व्यक्ति झूठ बोल के कटवा रहा है। वो लोग जिंदा हैं, वहां रहते हैं, फर्जी वोट कटवा रहा है। सर, ये तो आपका नजरिया हो गया ना कि वो झूठ बोल रहा है। अब झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये तय करने का काम तो चुनाव आयोग का है ना। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है और उससे पहले आम आदमी पार्टी एक बड़ी बैठक कर रही है। अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की ये बैठक इस समय चल रही है। जो जानकारी मिल रही है उसमें आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हैं, राज्यसभा सांसद पार्टी के संजय सिंह हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय भी अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं, जहां इस वक्त आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की ये बैठक चल रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं दीपक रावत से आज दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान। उससे पहले 12 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन सॉन्ग जो है वो लॉन्च करने वाली है और उससे पहले अरविंद केजरीवाल के घर पर ये पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक। क्या जानकारी मिल रही है? इस बैठक का एजेंडा क्या है? सूत्र क्या बता रहे हैं दीपक? जी रोमाना, जैसे ही आज सुबह जानकारी आई कि आज चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा, दोपहर 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी चुनाव आयोग की। उसके बाद से ये बैठक बुलाई गई थी, ये सूचना मिल रही है। 11 बजे के आसपास बैठक शुरू हुई है। जैसा आपने बताया कि आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं, कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज भी हैं, सांसद संजय सिंह भी हैं, जैस्मिन शाह भी हैं और इसके अलावा जितने भी रणनीतिकार हैं आम आदमी पार्टी के, वो उस बैठक में मौजूद हैं। सीधे तौर पर जो तारीखों का ऐलान होगा वो तारीख क्या पड़ने वाली है, इस दौरान क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से आगे
आगे बढ़ना है। हालांकि जो मैक्सिमम जो चुनावी घोषणाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल अब तक कर चुके हैं। एक दो घोषणाएं उनकी बाकी हैं, वो कब करनी है, किस तरीके से करनी है, उसको लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत की जा रही है। सबसे बड़ी घोषणा जिसकी बात अभी तक जानकारी निकल कर आ रही है कि बिजली की सब्सिडी को वो बढ़ा सकते हैं, तो इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद 12 बजे जैसा कि आप भी बता रही थी कि यहाँ पर थीम सॉन्ग लॉन्च किया जाएगा। आप नजर बनाकर रखिएगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत पोर्टल की शुरुआत की है, जिसकी मदद से विदेश में बैठे अपराधियों पर आसानी से शिकंजा कसा जा सकेगा। सुनते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके माध्यम से पोर्टल वैश्विक नेटवर्क के साथ रियल टाइम डाटा शेयरिंग और रेड कॉर्नर नोटिस, अलग अलग नोटिस को जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों को और हमारे अनुरोधों को भी बहुत तेजी से वहां पर हम पहुंचा पाएंगे। आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि कई सालों तक भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की रीच के बाहर रहे विदेश में बैठे हुए अपराधी और हमारे देश में अपराध कर विदेश भागे हुए अपराधी को हमारी कानून की नेट के अंदर ला पाए। हमने 3 जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की संहिताएं बनाई हैं, इसके अंदर हमने ट्रायल इन एब्सेंसिया का एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके माध्यम से एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद इसको सुनिश्चित कर पूरा कर कोर्ट के अधिकृत ऑर्डर के साथ उनकी अनुपस्थिति में वो दुनिया के कोई भी कोने में छिपे हों, कोई भी कोने में बैठे हों, इन पर ट्रायल चलाना बहुत सरल हो जाएगा। और अगर एक बार ये भारत के अंदर सजा प्राप्त करते हैं तो उनको अनेक देशों से भारत में लाने की सरलता भी बढ़ जाएगी। एक कानूनी व्यवस्था जो हमने खड़ी की है वो और भारत पोल के माध्यम से हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जो सुविधा मिलेगी, ये दोनों को अगर मिलान करते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में दुनिया के कोई भी कोने में अपराध कर भागे हुए लोगों को सजा कराना और भारत के कानून के सामने उपस्थित करना दोनों बहुत सरल हो जाएगा। इसके लिए सीबीआई ने भारत पोल की शुरुआत के साथ साथ नीचे तक इसकी ट्रेनिंग की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। टीमें बनाकर भारत पोल का उपयोग और हमारी नई आपराधिक कानून प्रणाली जो हमने बनाई है उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय गुनाहों को रोकने के लिए जो कुछ सुधार किए हैं, इस सब का नीचे तक ट्रेनिंग करने की व्यवस्था सीबीआई करती है, तभी ये हमारी व्यवस्थाएं लॉजिकल एंड तक पहुंच जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जरूर फायदा होगा और अब जो ट्रेनिंग का और जानकारी का हिस्सा है वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पारदर्शिता, दक्षता और इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, ये तीनों को बढ़ाने में ये नई व्यवस्था हमें जरूर फायदा कराएगी। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, मगर मैं कुछ कानूनों के लिए भी ये नई व्यवस्था, कुछ अपराधों के लिए भी ये नई व्यवस्था हमें बहुत सहायभूत होगी। चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे शस्त्रों का स्मगलिंग हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो और सीमा के पार से होने वाले टेररिज्म रिलेटेड अपराध हो, ये सभी अपराधों को एक राज्य की पुलिस अपने यहाँ के अपराध को भारत
पोल के नेटवर्क के माध्यम से 195 देशों की पुलिस के साथ साझा कर इनका सहयोग प्राप्त करने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। आज जब मैं आया हूं तब मैं सीबीआई के सभी अधिकारियों को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इंटरपोल के सारे नोटिसों के बारे में स्टेट पुलिस की जागरूकता, हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है। इसका महत्तम उपयोग भारतीय एजेंसियां करें, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत कम केस में इसका उपयोग होता है, क्योंकि अभी उपयोग व्यक्तिगत इनिशिएटिव से होता है। ये सारी इंटरपोल की नोटिस की व्यवस्था को हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा करने की जरूरत है। अगर ये ऑफिसर की इंडिविजुअल सजगता और गुनाह को समाप्त करने की इसकी तत्परता पर छोड़ देते हैं तो बहुत कम उपयोग हो पाएगा। अगर हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, हमारी व्यवस्था के अंदर इसके चेक पॉइंट्स डाल देते हैं, तो मैं मानता हूं इसका महत्तम उपयोग होगा। आने वाले दिनों में सीबीआई ने भी इसके उपयोग के लिए कुछ मानक और कुछ एसओपी बनाकर राज्य पुलिस को इसके लिए सजग और शिक्षणात्मक दृष्टि से भी, ट्रेनिंग की दृष्टि से भी आगे हमने काम करना पड़ेगा, तभी ये भारत पोल अपना तय किया हुआ लक्ष्य प्राप्त करने में फायदा कराएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा अंतर्राष्ट्रीय डेटा के उपयोग के बारे में होना। युवा अफसरों के लिए कई सारे डेटाबेस, 19 प्रकार के डेटाबेस जो इंटरपोल के हैं, वो आज हमारे पास उपलब्ध होंगे। गुजरात के राजकोट से इस वक्त एक खबर है। हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को राजकोट में गिरफ्तार किया है। सभी को रिक्रिएशन के लिए घटनास्थल पर लेकर पहुंची पुलिस की टीम, और इस दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम के बीच झड़प हो गई। दरअसल स्थानीय लोग सभी आरोपियों को सार्वजनिक रूप से घुमाने की मांग पर अड़ गए। पुलिस ने जब ऐसा करने से इनकार किया तो फिर आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस पूरी घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गुजरात के राजकोट में पत्थरबाजी, देखिए किस तरीके से यहां पुलिस पर पथराव हुआ है। राजकोट में पुलिस पर जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े और उसके बाद यहां भगदड़ भी मची। इस घटनाक्रम में 2 पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। हत्या के 6 आरोपियों को लेकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और यहां पर रिक्रिएशन के जरिए पुलिस की टीम जो वारदात है उसको समझने की कोशिश कर रही थी। और उसी दौरान जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात पर अड़ गए कि ये जो आरोपी हैं इन्हें सार्वजनिक रूप से यहां घुमाया जाए, और इसी को लेकर ये विरोध इतना बढ़ा कि पुलिस की टीम पर पथराव हो गया। और अगली खबर भी गुजरात से ही है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं गोपाल इटालिया, उनसे जुड़ी हुई खबर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल एक संबोधन में गोपाल इटालिया अपनी बेल्ट निकालते और खुद को पीटते हुए नजर आ रहे। इस दौरान गोपाल गुजरात की आत्मा को जगाने की बात कर, जैसे इटालिया खुद को बेल्ट से मारते हैं, मंच पर बैठे लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। गोपाल इटालिया ने खुद भी एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया और साथ ही लिखा कि गुजरात में कई लोगों को इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए वो खुद को इसकी सजा दे रही हैं। गुजरात में लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा और इसके लिए देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताएं गोपाल इटालिया अपनी बेल्ट निकालते और मन से खुद को ही पीटते। गुजरात तो आत्मा जागવો જોઈએ હવે। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।